दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A के अनुसार बलात्कार की पीड़ित स्त्री की जांच उस पीड़िता स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से असहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहायता से की जाएगी। बिल्कुल सही। 51 का डी इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली 51 का ए नहीं है, डी है। बिल्कुल सही का डी इज करेक्ट आंसर। उस पीड़ित स्त्री की सहमति से उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से। बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस बात में यह निर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए। राय संजन बनाम सीबीआई 2007 सुप्रीम कोर्ट 4/1 में, बाबूभाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट 420 में, नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट 313 में, अमित सिंह बनाम पंजाब राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट 132 से। बताइए जल्दी से आंसर। 52। जल्दी से आंसर। 52। यस, आवाज तो आ रही है ना सही? ठीक है। ये आया था उत्तराखंड एपीओ 2016 में। आपने क्या आंसर दिया है? 52 का ए आंसर कह रहे हैं रमल। राहेल ने कहा है 51 का ए, अमन ने 52 का ए कहा है। 52 का बी इज करेक्ट आंसर। यस। एमपी एडीजे की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है सर। एमपी सिविल जज की भी होने वाली है। ओके, अच्छी बात है ये तो। नाइस नाइस, गुड, अच्छी खबर है ये। बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट। नाइस, बधाई हो आप लोगों के लिए। धीरे धीरे सब ओपन हो रहा है ना। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है ना। 52 का बी इज करेक्ट आंसर। बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। सेक्शन 164 अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक लाभदायक उपबंध है, अतः निश्चित रूप से सावधानी बरतने के लिए इसके उपबंधों का पालन होना ही चाहिए। नाउ 52 का भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? अभियुक्त को चेतावनी देना, संस्वीकृति स्वैच्छिक की जानी चाहिए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना चाहिए। वेलकम भूमिका। बताइए 53। फरवरी। अच्छा है, अभी भी उन्हें 1 महीना दे दिया है ना। 1 महीना तो लगभग 28 डेज तो दे ही दिए हैं। जिनकी तैयारी चल रही होगी उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनने ड्रॉप कर दी होगी तैयारी ये सोच के कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, तो उनके लिए दिक्कत है। बाकी तो बढ़िया है। 28 फरवरी बढ़िया है। 53 का सी आंसर दिया है रोमिका ने। और कोई नहीं आया क्या अभी? अखिल रोमिका ही है। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, बहुत बढ़िया। 164 के अधीन प्रक्रिया में संस्वीकृति अभिलेखन में चेतावनी, स्वैच्छिकता तथा ज्ञापन आवश्यक तत्व है, किंतु कथन का अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखा जाना आवश्यक नहीं है। उल्लेखनीय है कि यह 2008 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 164 क्लॉज 1 में जोड़े गए परंतु के अनुसार यदि अभियुक्त संस्वीकृति का कथन दृश्य, श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक संबंध साधन द्वारा करता है तो उसका कथन उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा, सामान्यतः नहीं। ओके, मार्च में होगी मैम। हाँ, जब फरवरी में ये आई है तो हो सकता है मार्च में आया, हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंड कर दें इसको। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति का अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करने कर्तव्य है कि वह संस्वीकृति एमपी से उसका है, मध्य प्रदेश एडीजे का। एमपी एडीजे संस्कृति करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करने कर्तव्य है कि वह संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है। यह चेतावनी देने का कर्तव्य है कि यदि वह संस्कृति करता है तो संस्कृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त की जा सकती है। संस्कृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेखन करने का कर्तव्य है। इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्कृति स्वैच्छिक है। यस, ठीक है। 54 का आंसर बताइए फटाफट। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ 2007
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में लिखने का कर्तव्य मजिस्ट्रेट का नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा कर्तव्य नहीं है मजिस्ट्रेट का, कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। सीआरपीसी की धारा 164 की अधीन संस्वीकृति का अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। 54 का सी इज करेक्ट आंसर। यस, संस्वीकृति करने वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के रूप में अभिलिखित करने का मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। 54 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में किया जा सकता है। सेक्शन 161, 162, 164 क्लॉज 5 या 273 के अंतर्गत बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2015, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014, राजस्थान एपीओ 2011। फिफ्टी 55 का यस सर, जी हाँ, राहल ने कहा 55 का बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 164 क्लॉज 5 इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्कृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसा संस्कृति युक्त कथन अभी अवधिक होकर साक्ष्य में अभिग्राह्य होगा, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्लॉज 5 संस्कृति से भिन्न अदर देन कन्फेशन किसी कथन स्टेटमेंट का साक्ष्य अभियुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को कथन करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति प्रदान करती है। 164 क्लॉज 5 ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की किस धारा में किया जा सकता है। उन्होंने कहा सेक्शन 164 क्लॉज 5। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। सीआरपीसी 1973 की धारा 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है। विचारण के दौरान, अनुसंधान के दौरान, विचारण अनुसंधान के दौरान, अनुसंधान के क्रम में, परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। बताइए जल्दी से। 56 प्रीलिम्स 2015 यूपी एपीओ में और झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ 56 का ए कहा रेखा राठौर ने। 56 का डी है, डी अनुसंधान के क्रम में परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। सीआरपीसी 1973 की धारा 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है। विचारण के दौरान, अनुसंधान के दौरान, विचारण अनुसंधान के दौरान, अनुसंधान के क्रम में परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। ठीक है, अनुसंधान जब चल रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन उसके क्रम में, परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व ही वो अभिलिखित कर लेगा संस्वीकृति को। गुड इवनिंग भारत। ओके, 56 का हो गया डी। नाइस। 164 क्लॉज 1 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति की संस्कृतियों को अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व लिखित करने का उपबंध है। 56 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। नॉन कन्फिडेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज अ substantive piece of evidence, is not a substantive piece of evidence, may or may not be substantive evidence depending upon the facts and circumstances, none of the above। बताइए जल्दी से। 57 का आंसर। उत्तर प्रदेश हायर जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि कोई असंस्वीकृति वाला कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है तो वह कथन सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं माना जा सकता। इस धारा के प्रावधानों को आकृष्ट करने के लिए इसे कथन का संस्वीकृति के रूप में होना आवश्यक है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 57 का बी दिया है अमिन ने और रोमिका ने। इस करेक्ट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने। 57 का बी है, इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। विचारण की समाप्ति के बाद दंड न्यायालय संपत्ति के निराकरण के लिए आदेश कर सकता है, क्या सही नहीं है? मतलब विचारण की समाप्ति के बाद दंड न्यायालय संपत्ति के निराकरण के लिए आदेश कर सकता है, क्या सही नहीं है? आपको सही बताना है क्या सही नहीं है। स्पष्टीकरण द्वारा,
राजसात द्वारा कब्जे के अधिकृत कब्जे को व्यक्ति को कब्जा प्रदाय करके संपत्ति के स्वामित्व पर व्यक्ति की स्वतः घोषणा करो। बताइए जल्दी से। 58। मध्य प्रदेश विभाजन 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, रॉन्ग गैस करेक्ट। 58 का डी है संपत्ति के स्वामित्व पर कब्जे व्यक्ति की स्वतः घोषणा कर। ये नहीं करेगा, क्या सही नहीं है बताना था। विचार समाप्ति के बाद न्यायालय संपत्ति के निराकरण के लिए आदेश कर सकता है। क्या सही नहीं है, स्पष्टीकरण कर सकता है। रास्ता द्वारा हो सकता है, कब्जे के अधिकृत व्यक्ति को कब्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन संपत्ति के स्वामित्व व्यक्ति की स्वतः घोषणा कर के नहीं करेगा। डी इज करेक्ट आंसर ना, ये नहीं करेगा वो। क्या सही नहीं है। पर सीआरपीसी 973 की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। किया जाना प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना, प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना, ये प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना, तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना। 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या है बताइए। 59 राजस्थान एपीओ 2011 सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 59 का डी नहीं है। सबसे आवश्यक तथ्य है गिरफ्तार व्यक्ति को प्रधानमंत्री धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के परंतु खा के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट धारा 167 के अधीन किसी अभिरक्षा में विरोध तब तक अधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष पेश नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले है प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना। सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना। और इसमें हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हर ऐसा आवश्यक नहीं है, वो तो कंडीशनल है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कवरेज वाला, इसलिए सी सर्वोत्तम। यस, 59 का सी बिल्कुल सही कहा आपने रोमिका। क्वेश्चन नंबर 60 यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा। 10 दिन होगी, 13 दिन होगी, 15 दिन होगी, 3 दिन होगी। बताइए कितने दिन तक उसको अभिरक्षा में रख सकते हैं यदि 24 घंटे अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता है। तो मध्य प्रदेश विभाजन 2005 में, फिर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ विभाजन 2007 में। ओके, रोशन ने आंसर दिया वेरी फास्ट। सृष्टि का भी, अमन ने भी कहा, रेखा ने डी कहा है, बी इज करेक्ट आंसर। 15 डेज 15 दिन तक और रख लेगा। 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता है तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा वो कितनी है, 15 डेज है। ओके सर, थैंक्स, वेलकम। बी परिहार क्या है, सृष्टि का बी। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गुड इवनिंग सुनंदा। पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा सशरीर अधिवक्ता के माध्यम से, एक आवेदन द्वारा जिस पर अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हो, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से। पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कैसे प्रस्तुत करना होगा बताइए। 61 मध्य प्रदेश विभाजन 2011 हेलो अर्चित, हाउ आर यू? आई थिंक फाइन हो गए। जल्दी से बताओ आंसर। 61 का ए कहा किसने? रोशन ने 61 का ए कहा है, अर्चित ने भी 61 का ए कहा है, ए इज करेक्ट आंसर। और भी परिहार ने भी कहा है, भूमिका ने भी 61 का ए कहा है। ओके, सबने तो कह दिया यार, बहुत बढ़िया। सशरीर बिल्कुल सही।
उसको सच्चाई प्रस्तुत करना होगा, तब जाके उसको अभिरक्षा में रखेंगे। 62 A magistrate may not remand the accused to police custody for more than 24 hours, more than 14 days, more than 7 days, more than 15 days। बताइए, A magistrate may not remand the accused to police custody कितने दिन से अधिक नहीं करेगा, बताइए। 62 उत्तर प्रदेश हाई जूडिशल असेंबली प्रीलिम्स 2012। यस सोनदा, 62 का डी इज करेक्ट आंसर। बी परिहार, भरत दुबे, एवरीबॉडी इज करेक्ट। मोर देन 15 डेज, 15 दिन से अधिक की अवधि में कस्टडी में उसको नहीं देगा। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट या वारंटी के अधीन गिरफ्तार करता है तथा 24 घंटे के अंदर उसके द्वारा अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अभियुक्त को अधिकतम 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा भेजने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष के अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को अधिकतम 90 दिन तक तथा अन्य अपराध के मामले में अधिकतम 60 दिन की अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। इस अवधि के बाद अभियुक्त जमानत का हकदार होगा। ये एडिशनल था, इसको याद रखना है ना। ओके, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 63 जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 15 डेज, बताइए। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012, एमपी एपी 1997। 63 का कहा ए, किसने कहा? रोशन, भरत, सुनंदा और अमन। ओके, 90 डेज। अन्य मामलों में 60 डेज मैक्सिमम है, और जब मामला है मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए तो 90 दिन है ना। ओके, कुलदीप ने भी कहा है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 अभियुक्त को जमानत का ये अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण नहीं पूरा होता है 15 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, 90 या 60 दिन के अंदर, बताइए। 64 उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2011। ओके रोशन, 64 का डी, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भूमिका 90 या 60 डेज के अंदर, बहुत बढ़िया। 90 या 60 दिन के अंदर है ना, अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो फिर उसको जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 97 का 64 का डी। 65 सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्य एन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन किया जा सकता है पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 14 दिनों की अवधि के दौरान, पहला 10 दिनों की अवधि के दौरान, बताइए जल्दी से। 65 का झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015। हाँ, 64 का डी है और 65 का भी दिया रोशन ने, बिल्कुल सही। पहले 15 दिन की अवधि के दौरान। अर्चित, सुनंदा, कुलदीप ने 65 का ए कहा, ये नहीं है बेटा, बी है, पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान। 65 का बी। सेक्शन 167 के अनुसार अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा परिवर्तन पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान किया जा सकता है। और बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 66 ए को बलात्कार संबंधित अपराध में गिरफ्तार कर अन्वेषण के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, उसके अधिकतम कितने समय तक अभिरक्षा में दिया सकता है? 15 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 24 घंटे, बताइए। 66 का मध्य प्रदेश एपीओ 2008। 66 का सी का अर्चित ने, बहुत बढ़िया अर्चित, सी इज करेक्ट आंसर, सी है, बिल्कुल सही। 90 दिन मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित है तो 90 दिन तक की मैक्सिमम अवधि उसको मिल सकती है। यस, इसका अधिकतम अभिरक्षा में रखा सकता है 90 दिन तक, बहुत बढ़िया। 66 का बी नहीं है, ए है, ए सॉरी सी है। 66 का सी है भूमिका। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम यस कितने दिनों का रिमांड दे सकता है? 15 दिन, 60 दिन, 7 दिन, 90 दिन। 67
मध्य प्रदेश सिविल जज फिल्म 2016, झारखंड सिविल जज फिल्म 2012, बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिनों तक का रिमांड दे सकता है? 67 का ओके, 67 का बी कहा है। किसने कहा है? अर्चित ने। ओके, अमन ने भी कहा है और सुनंदा ने भी। बी परिहार। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। 7 days। सीआरपीसी की धारा 167 क्लॉज 2A के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस सुरक्षा में अधिकतम 7 दिन की अवधि तक निरोध प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि की समाप्ति पर उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कथन ए आ दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की धारा 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत की वही प्रसंगति रहेगी जो संहिता के अध्याय 33 के अंतर्गत जमानत स्वीकृत करने पर होती है। कथन बा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत इस संहिता की धारा 437 क्लॉज 5 के अंतर्गत निरस्त नहीं की जा सकती है। कथन आ सही है, कथन बा सही है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही नहीं है। बताइए। 68 राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2016। का आंसर किसने दिया है? हाँ, 68 का ए दिया है, बिल्कुल सही। ए इज करेक्ट आंसर, नॉट सी। सी नहीं है नंदा और रोमिका। ए इज करेक्ट आंसर। कथन आ सही है। कथन पहला वाला कथन सही है। कथन आ सही है, परंतु कथन बा सही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत दी गई जमानत धारा 437 क्लॉज 5 के अधीन निरस्त की जा सकती है। इसे 68 का ए सही है। 68 का ए इज करेक्ट आंसर। सी इज नॉट करेक्ट। नाउ यस, क्वेश्चन नंबर 69 पुलिस रिपोर्ट का अर्थ। पुलिस रिपोर्ट का अर्थ पुलिस थाने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट है। पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट है। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। केस डायरी में दराज रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट का क्या अर्थ है? बताइए। पुलिस रिपोर्ट मतलब क्या? 69 मध्य प्रदेश 2017। यस 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 69 का सी इज करेक्ट आंसर। सबने सही दिया है, बिल्कुल सही। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 आपराधिक सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अन्वेषण पूरी होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पुलिस डायरी, आरोप पत्र, केस डायरी, शिकायत। 70 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। 70 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर थाने का भारतीय अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा बेहतर प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसे आरोप पत्र कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। आरोप पत्र क्या कहा जाएगा? उसको एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसको क्या कहा जाएगा? आरोप पत्र कहा जाएगा। 70 का सी इज करेक्ट आंसर। 173 के तहत अन्वेषण पूर्ण होने को तैयारी की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? आरोप पत्र। 70 का सी इज करेक्ट आंसर। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 सीआरपीसी के निम्नलिखित बंदों में से किसमें यह प्रावधान किया गया है कि बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस स्थिति से जिस स्थिति को पुलिस थाने में इत्तला अभिलिखित की गई थी 3 माह के भीतर पूरा किया जाए? सेक्शन 173 क्लॉज 1, 72 क्लॉज 2, 173 1A और 173 क्लॉज 3। The right answer time starts now. 71 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2015।
क्या दिया है? बी आंसर बिल्कुल सही। 71 का बी बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। सेक्शन 173 क्लॉज 1A इस बारे में प्रावधान करता है किसी शिशु के बलात्कार के संबंध में अन्वेषण उस तिथि से 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा जिस तिथि पर पुलिस थाने के बाल सहायक अधिकारी द्वारा सूचना लिखित की गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, सबने आंसर सही दिया है। 72 पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, पुलिस महानिरीक्षक को, कलेक्टर को। किसको भेजी जाएगी रिपोर्ट? पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है किसको? 72 राजस्थान एपीओ 2015। यस, अर्चित ने कहा 72 का ए, वेरी फास्ट और सही कहा। 72 है वो, अमन। ये इस करेक्ट आंसर मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास ही भेजेगा ना रिपोर्ट, तो वो आरोप बना के। ठीक है। MPADJ एग्जाम डिलीट क्या डेट क्या है? अच्छा 24 तारीख है, नहीं 28 फरवरी है। आगे अपन उसको देख लेंगे 2 मिनट बाद, है ना। अपन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, अपन चेक करेंगे उसको, है ना, क्या डेट है। अभी हालांकि रोमिका ने बताया 28 फरवरी है, मैंने देखा नहीं अभी। नाउ CRPC की कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है? 169, 172, 171, 157। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 73 उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2011 कौन सी सेक्शन है? 73 का सी आंसर दिया। गुड इवनिंग साना। 73 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 172 इस बारे में प्रावधान करता है, अभी अपन ने देखा था। कौन सी धारा केस डायरी संबंधित है? 172। यस, ओके। 74 CRPC 1973 की धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न से किस बात हेतु किया जा सकता है? साक्ष्यों को अभिगत करने के लिए, साक्ष्यों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए, जांच या विचारणा में न्यायालय की सहायता के लिए, अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए। बताइए जल्दी से। 74 राजस्थान एपीओ 2011। CRPC 1973 की धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न से किस बात हेतु किया जा सकता है? 74 का सी इज करेक्ट आंसर। 74 का सी बिल्कुल सही कहा आपने। 84 का डी कह रहा है परिहार। तो भाई 84 कहाँ है बेटा? 74 है वो। यस, जांच या विचारणा में न्यायालय की सहायता के लिए, जांच या विचारणा में न्यायालय की सहायता के लिए। यस, बिल्कुल उपयोग किया सकता है उसका। 75 केस डायरी या पुलिस डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो प्रयोग किया जाता है दंड प्रक्रिया में जांच हेतु, अन्वेषण हेतु, ए व बी दोनों हेतु, पर इसमें से कोई भी नहीं। बताइए। 75 उत्तराखंड PCI जूनियर प्रीलिम्स 2016 इसका उपयोग केस डायरी या पुलिस डायरी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो प्रयोग किया जाता है दंड प्रक्रिया 1973 में। किसके लिए? 75 का सी इज नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। आ, 75 का सी कहा है रोमिका ने, ए एवं बी दोनों के लिए, और रोशन कह रहे 75 का बी। 75 का बी है, अन्वेषण हेतु है, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य सहायता के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है जांच में भी। बाकी एक साक्ष्य रूप में तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता ना, इसलिए बी करेक्ट आंसर। 76 CRPC की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान उल्लेखित किए गए साक्ष्यों के कथन अंत स्थापित किए जाएंगे। केस डायरी में, अन्वेषण रजिस्टर में, रोजनामचा पंजिका में, साक्ष्य रजिस्टर में। बताइए। 76 उत्तराखंड PCI जूनियर प्रीलिम्स 2015 किस में किया जाएगा इसका उपयोग? CRPC की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान उल्लेखित किए गए साक्ष्यों के कथन अंत स्थापित किए जाएंगे। 76 का ए आंसर किसने दिया है? ओके, अर्चित लगभग सबने दिया है। ओके, 76 का ए सबने आंसर दिया है। 76 का ए ही आंसर सही है। केस डायरी में, साक्ष्य रजिस्टर में नहीं। यस, 76 का ए। सेक्शन 172 क्लॉज 1A के अनुसार धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के बयान कथन को केस डायरी में अंतर्स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? सेक्शन 154 के अंतर्गत
अभिलिखित कार्यवाही, सेक्शन 168 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित संसूचनाएं, सेक्शन 172 के अंतर्गत अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित कार्रवाइयां और सेक्शन 161 के अंतर्गत पुलिस संकथनों एवं कार्रवाई का अभिलेख। क्या है पुलिस डायरी, बताइए। 77 राजस्थान जेएलओ 2014। का सी इज करेक्ट आंसर। 77 का सी बिल्कुल सही कहा है। किसने कहा है? सुनंदा ने 77 का सी कहा है, अमन ने कहा है, ऊपर रोशन ने भी कहा है और साना ने भी कहा है। ओके, बी परिहार ने भी कहा है और रोमिका भी कह रही है और नीचे भी भरत दुबे भी कह रहे हैं। 77 का सी। सेक्शन 172 के अंतर्गत अन्वेषण में पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित कार्रवाइयां आती हैं पुलिस डायरी के अंतर्गत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, सीआरपीसी किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना अनिवार्य है? 170, 172, 171, 173, बताइए जल्दी से। 78 मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009 और राजस्थान एपीओ 2015। सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। यस, 78 का सी बिल्कुल सही कहा। रोशन, साना, अर्चित, कुलदीप, अमन, ईश्वर, भरत, रोमिका। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट और सुनंदा। सेक्शन 172 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 172 इस बारे में प्रावधान करता है। सीआरपीसी सेक्शन 172 के का संबंध अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी के से संबंधित है। सेक्शन 172 क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाइयों को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण प्रारंभ किया और जब समाप्त किया, यह ध्यान या वे सब स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अनिश्चित परिस्थितियों का वर्णन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है द्वारा मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। 79 मध्य प्रदेश विभाजन 2017 हत्या के अपराध के संबंध में से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। 79 का ए कुलदीप ने कहा, ए इज करेक्ट आंसर। कुलदीप, अमन, भरत और सुनंदा, रोमिका, एवरीबॉडी इज करेक्ट। मजिस्ट्रेट सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार जब थाने के वार्षिक अधिकारी को अन्वेषण के बाद प्रतीत होता है कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य अथवा संदेह का उचित आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट को खात्मा रिपोर्ट भेजता है। इसी प्रकार हत्या के अपराध संबंधित मामले में जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो अन्वेषक खात्मा रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है और मजिस्ट्रेट द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार या इंकार किया जा सकता है। ओके। 80 जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और अन्वेषण निर्धारित अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया हो और इसे अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो और दे देता हो तो वह अधिकारी है अनुमोदित किए जाने का, दोष मुक्त किए जाने का, विवेचना अधिकारी द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का। बताइए क्या का अधिकारी है वो? 80 का आंसर दो। 80 मध्य प्रदेश विभाजन 2005 फिर 2006 में क्वेश्चन आया था। कौन छोड़ेगा उसे जमानत पे? 80 का डी। यस, डी इज करेक्ट आंसर। कुलदीप सी नहीं है, डी 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 डी। जिसने भी सी कहा है वो डी कर लो भाई उसको। यस, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है वो। सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अनुसार जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और निर्धारित अभिरक्षा अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की पूरी नहीं हो पाती है, इस अवधि के बाद अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट को जमानत देने को तैयार हो और जमानत दे देता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ जाने का अधिकारी होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 81 वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरोध कर सकेगा? 24 घंटे से अनधिक, 3 दिनों से अनधिक, 7 दिनों से अनधिक और 15 दिनों से अनधिक। वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा? बताइए जल्दी से। 81 का ओके, आंसर भी आ गया है। वेरी गुड। कुलदीप, अर्चित, सुनंदा, अमन और ईश्वर बिल्कुल सही। 81 का चीज करेक्ट आंसर। 7 दिनों से अधिक अनधिक की अवधि के लिए वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको अभिरक्षा में रख सकता है। 81 सॉरी। झारखंड सिविल फिल्म 2014 में क्वेश्चन आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 82
जिस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया है, वह अपने आदेश की प्रति अग्रेसित करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सत्र न्यायाधीश को, जिलाधीश को, उपरोक्त सभी को। किसको करेगा बताइए? 82 उत्तराखंड एपीओ 2016 सीआरपीसी की धारा 167 क्लॉज 4 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो निरुद्ध किए जाने का आदेश देते हैं, अपने आदेश की मतलब आदेश देने के अपने कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करेंगे। 82 का आंसर बताइए जल्दी से। ओके, दे दिया है आंसर भाई रोशन, कुलदीप और सुनंदा ने। बिल्कुल सही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यस, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, यस, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस बात में यह निश्चित किया गया कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता ना तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और ना ही उसके अवलोकन का दावा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह, मधु लमेय बनाम भारत संघ, मुकुंद लाल बनाम भारत संघ, JM देसाई बनाम मुंबई राज्य। बताइए कौन है, कौन सा केस है? भूमिका ने कहा 80 का C, ओके 80 का D था। 80, अच्छा 80 का क्वेश्चन का आंसर दिया है 80। हाँ तो 80 का तो D था। $83 का दिया है यूपीएपीओ 2007। क्या दिया है 83 का आपने? B दिया है ना? हाँ, 83 का B सही है। यस सर, मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं आ पा रहे हैं, मध्य मध्य आ रहे हैं बेटा। 83 का B इज करेक्ट आंसर। मधु लमेय बनाम भारत संघ, 83 का B इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त निश्चय मधु लमेय बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय द्वारा अवधारित किए गए था कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता ना तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और ना ही उसके अवलोकन का दावा कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84, एक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त है? सेक्शन 174 क्लास 2, 174 क्लास 4, 174 क्लास 3, 174 क्लास 5। बताइए 84। राजस्थान एपीओ 2015, 84 का आंसर दिया है किसने? क्या 84 का आंसर ए है? ए इज नॉट करेक्ट आंसर। अमर, ए नहीं है। 84 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 174 क्लास 4, सेक्शन 174 क्लास 4 के अनुसार निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। एक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त है? तो उन्होंने कहा 174 क्लास 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। अभियुक्त का नाम, आयुधों का ब्यौरा, मृत्यु का प्रकट कारण, घटना का ब्यौरा, क्या इसमें डिफाइन किया जाएगा? बताइए। मध्य प्रदेश विभाजन 2010, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। क्या अंतर्विष्ट होना आवश्यक है? 85 का B कहा कुलदीप ने, ओके, और साना ने भी कहा। साना D कहा, D नहीं साना। 85 का B है, B, मृत्यु का प्रकट कारण, B इज करेक्ट आंसर। मृत्यु का प्रकट कारण 85 का B है। सेक्शन 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट करना से संबंधित है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में पुलिस थाने का वास्तविक अधिकारी मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। इसमें घावों, नीलों, अस्थिभंग और क्षति के अन्य चिन्ह का वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार और किस आयुध या उपकरण द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। तो मतलब मृत्यु का प्रकटीकरण करना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86, सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने में भारत अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा? सेक्शन 169, 174, 173, 178। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 86,
आपने क्या आंसर दिया है? 86 का 86 का सी आंसर दिया है। किस किसने भाई? ओके, सबने दिया है सही 86 का सी। अमन ने, रोशन ने, अर्चित ने, कुलदीप ने, रोमिका ने। और यहाँ पे ये ए कह रहे हैं रोशन ना, और बी परिहार, और रोमिका साना ने भी 82 का ए कहा है। सी इज करेक्ट आंसर, सेक्शन 174। अभी अपन ने बताया था ना, वो सेक्शन 174 के बारे में बात की थी, वही है ये। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। जब पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा किसको? अमन कह रहे हैं मजिस्ट्रेट कब इंक्वायरी करता है और पुलिस कब इंक्वायरी है, ये प्लीज एक्सप्लेन करें, ये क्लियर नहीं है। अरे मजिस्ट्रेट भाई, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो सब पुलिस करेगी, चाहे मजिस्ट्रेट करवाए उनसे, लेकिन जब जांच या विचारण होगा तो मजिस्ट्रेट करेगा, मजिस्ट्रेट करवाएगा। मजिस्ट्रेट के मामले के अधिकार क्षेत्र का काम है जांच, इंक्वायरी और ट्रायल, बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करती है। 87 का क्या दिया आंसर आपने? 87 का यस, बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति आत्महत्या के लिए तुरंत रिपोर्ट किसको करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसकी। यस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। रोमिका ने कहा बिल्कुल सही। नाउ 88 सीआरपीसी 1973 कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? 174, 154, 181, 147। यस, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करता है और ट्रायल भी चलती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है। यस, नेटवर्क इश्यू है सर, ओके कोई बात नहीं। 88 का ए, यस 88 का ए इज करेक्ट आंसर। यूपी सिविल 2006, 2013, उत्तराखंड एपीओ 2010 और राजस्थान जेएलओ 2014। सेक्शन 174। पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को किसी व्यक्ति की आत्महत्या की इतला इंफॉर्मेशन मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 लागू होती है। इसके अनुसार जब पुलिस थाने के बाल साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशिष्ट या सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की आत्महत्या करने या किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जीव जंतु द्वारा या किसी अन्य यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारे जाने की इत्तला मिलती है तो वह मृत्यु समीक्षा करने के सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना देगा तथा अन्वेषण करके मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार कर लेगा, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। Ordinarily place of trialage. Ordinary place of trialage where the offense has been committed, where the victim resides, where the accused resides, where the FIR is lodged. बताइए सामान्य रूप से प्लेस ऑफ ट्रायल कहां चलेगा? 89 यूपी हायर जस्टिस फिल्म 2009 और उत्तराखंड पीसीआई जूनियर फिल्म 2016। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायलेज, ओके रोमिका ने कहा 89 का ए इज करेक्ट आंसर। साइना 85 का बी कह रही हैं, अब 85 का बी, हाँ अभी सही है साइना, है ना। अब रोमिका ने 89 का ए कहा, सबने अमन ने और पूजा ने और बी परिहार ने, ईश्वर ने, सबने ए कहा है, ए इज करेक्ट आंसर। यस, वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां पे ऑफेंस हुआ है। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 90। सामान्यतः विचारण का मामूली स्थान होगा जहां अपराध किया गया है, जहां पीड़ित निवास करता है, जहां अपराध निवास करता है, जहां प्रथम रिपोर्ट दर्ज की गई है। बताइए क्वेश्चन नंबर, वही हिंदी में है, अब अभी इंग्लिश में था जो। ये राजस्थान एपीओ 2015 में आया है। यस, 90 का ए, यस यस यस, एवरीबॉडी इज करेक्ट, जहां अपराध किया गया है। Where the offense has been committed, yes, 90 का A। Now, निजाम अली ने भी 90 का A कहा है, ओके। निम्नलिखित में से किन उपधाराओं को फौजदारी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में शामिल किया गया था? A 176 1A, 176 क्लॉज 5 तथा 176 क्लॉज 6, 176 क्लॉज 1A तथा 176 1B, 176 1A तथा 176 5। बताइए जल्दी से। 91 2005 के संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? बिहार पीसीआई जूनियर फिल्म
जूनियर 2016। ओके 91 का डी आ रहा है आंसर रोशन की तरफ से, बिल्कुल सही रोशन, 91 का डी है। और कुलदीप ने भी 91 का बी कहा है। बी इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट। भूमिका 91 का डी है, डी। सेक्शन 176 क्लॉज 1A तथा 176(5) सीआरपीसी के संशोधन अधिनियम 2005 जो 23 मई 2006 से लागू है। सीआरपीसी की धारा 176 में 176(1A) तथा 176 क्लॉज 5 अंतर स्थापित किया गया था। वेलकम बेटे। नाउ 91 का डी इज करेक्ट। अब आता था हमारा क्वेश्चन नंबर 92। जाल बिछाने की कार्रवाई निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? जांच का, विचारण का, अन्वेषण का, ऊपर किसी का नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, अमन ध्यान से। जांच माने इंक्वायरी, विचारण मतलब ट्रायल, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, ऊपर किसी का नहीं है। जाल बिछा रहे हैं साहब, ट्रेस करना है हमें किसी को, क्या क्या हिस्सा है? 92 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2016 किसका हिस्सा होगा ये? और साना ने कहा 88 का ए। हाँ 88 का ए है साना, बिल्कुल सही। 92 का सी किस किसने कहा है? कुलदीप ने कहा है, अमन ने कहा है, और अर्चित ने भी, और भूमिका ने भी। ओके, और वृंदा ने भी। पुलिस करती है यस अन्वेषण, बिल्कुल सही। जब किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए या वह गुम हो जाए या उस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, तब पुलिस थाने द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी। तब पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, सेशन न्यायाधीश द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। बताइए जल्दी से कौन करेगा? 93 मध्य प्रदेश 2011 पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ अपराध हो गया है, अब उसकी जांच कौन करेगा? 93 का ए कह रहे हैं रोमिका। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम हो गया, डीएम नहीं करेगा। 93 का बी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। भाई जांच कर रहा है ना, जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, न्यायालय मजिस्ट्रेट करता है कि नहीं? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। 93 का बी इज करेक्ट आंसर। यस। नाउ 89 का ए कह रही है साना। 89 कहाँ गया भाई? ये रहा 89 का ए कहा ना, हाँ सही है, सही है। नाउ 93 का बी, यस सर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश धारा 133, दोषियों पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिपूर्ति धारा 106, जांच या विचारण का स्थान धारा 176, न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति सेक्शन 144। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कोई सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। 94 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012 यस 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 94 का सी आंसर दे दिया है कुलदीप ने, अर्चित ने, और सुरंदा ने, और ओमिका ने। और बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा। निजाम ने और अमन ने नहीं, अमन ने तो 94 का बी कह दिया। सी है, सी। जांच या विचारण का स्थान सेक्शन 176 में, ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश 133 में है, दोषी पर शांति कायम रखने की प्रतिपूर्ति धारा 106 में है, और न्यूसेंस का अर्जेंट मामले 144 में है ही, तो यही बस सम्मिलित नहीं है। 94 का सी। 178 में जांच या विचारण का स्थान 178 में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 प्रावधान करती है, जबकि धारा 176 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के संबंध में प्रावधान करती है। 178 में है वो। 95 सबने सही कर दिया। 94 का सी। ओके। नाउ सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? 176 में, 276 में, 179 में, 76 में। बताइए किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? 95 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012। ओके। 95 का ए कुलदीप, अर्चित, टॉपिका, अमन, रोशन,
सबने दिया है, बस भरत ने सी कहा है, बाकी सबने ए कहा है। ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 176। सीआरपीसी की धारा 176 के अनुसार जब मामला धारा 174 की उपधारा 3 की खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वही निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। और धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। कल तक के क्वेश्चन अपने खत्म हुए हैं, मतलब पिछले सेशन के। अब आज का क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। एक मानहानिकारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है। लेख दिल्ली में प्रकाशित होता है, एक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? जयपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, दिल्ली में, जयपुर या दिल्ली में? बताइए। फर्स्ट का आंसर देना है। मध्य प्रदेश एपीओ 2008। यस, फर्स्ट का डी किया ईश्वर ने, अर्चित ने, अमन ने, रोशन ने। ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नहीं सुनंदा, ए सी नहीं है, एवं नहीं है, दोनों जगह थोड़ी होगा, एक जगह ही होगा, जयपुर या दिल्ली में। यस, फर्स्ट का डी। यस यस यस, एवरीबॉडी इज करेक्ट। साना ने कहा 93 का बी। साना 93 का बी कह रही है, बहुत पीछे चल रही है भाई बालक, ये तो कैसे करेंगे काम। 93 का बी, ओके, बी इज करेक्ट आंसर बेटा, 93 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली निवासी ए बी के विरुद्ध कोलकाता में मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है। बी ए के विरुद्ध बात ला सकता है केवल दिल्ली में, केवल कोलकाता में, दिल्ली या कोलकाता में, न्यायालय की अनुमति से भारत में कहीं भी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सीआरपीसी की सेक्शन 179 के अनुसार जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला है। अतः बताइए जल्दी से। 2 का ओके, 2 का सी दे तो दिया सबने आंसर। यस 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 यस, 2 का सी है, दिल्ली या कोलकाता। यस यस, 2 का सी है बेटा, नॉट बी। अर्चित। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आ को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी, वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज हेतु लाया गया था मर जाता है। निम्नलिखित न्यायालयों में से किस न्यायालय को इस मामले के विचारण हेतु क्षेत्राधिकार होगा? सुल्तानपुर, लखनऊ। ए और बी दोनों को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। बताइए। 3rd यूपी एपीए सप्लीमेंट 2007। क्या होगा आंसर? 94 का सी कह रही है साना। 94 का सी साना सही है, एग्जैक्टली। 3 का आंसर दो। यस, सी का आंसर सी है, बिल्कुल सही। निजाम कह रहे हैं ए नहीं है, अमर सी है, सी। ए और बी दोनों स्थानों पे। An offense of theft can be tried by a court under whose jurisdiction the theft has been committed. The stolen property is found in possession of thief. The stolen property is kept of the accused knowing it to be stolen. Any of the above. बताइए जल्दी से। 4th का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश हाई जूडिशल फिल्म 2012। 4 का ए नहीं है, 4 का डी है, और बिल्कुल सही दिया है रोमिका ने, अर्चित ने, बिल्कुल सही, और भी परिहार ने भी दिया है, ईश्वर ने भी दिया है। भरत ने कहा ए, लेकिन अमन कह रहे हैं 4 का डी। डी इज करेक्ट आंसर। एनी ऑफ द अबव, कहीं पे भी हो सकती है उसकी, जहाँ पे कमिट हुआ है, थेफ्ट चोरी हुई है, जहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, पोजीशन थिफ के पास, स्टोलन प्रॉपर्टी इज केप्ट ऑफ द एक्यूज्ड नोइंग इट टू बी स्टोलन। ठीक है, हर जगह पे, तीनों जगह पे वो हो सकता है। साना कह रही है 4 का डी, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यक्ति के व्यापारण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा की सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यापत या अपहत किया गया है। केवल ऐसे न्यायालय द्वारा की सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति ले जाया गया या छिपाया गया, निरुद्ध किया गया है। उपरोक्त दोनों में से किसी भी जगह पे, उपरोक्त दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं पे। बताइए। 5 एमपी एपीओ 1997।
यस यस यस, एवरीबडी इज करेक्ट। 5 का सी, उपरोक्त दोनों जगह पे कहीं पे भी उसका विचारण हो सकता है। वहां ट्रायल किसी भी जगह पे हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। साना ने भी 5 का सी कहा है, सुनंदा ने भी, ईश्वर ने भी, आशीष ने भी, बेपरिहार ने भी और सबने। क्वेश्चन नंबर 6, अवयस्क लड़की जो अपने पिता के साथ इंदौर में रहती थी, अभियुक्त से प्रेम संबंध होने पर उसके कहने से टैक्सी से अभियुक्त के साथ भोपाल आती है। कुछ दिन बाद वह अभियुक्त के साथ मुंबई में स्थायी तौर पर रहने लगती है। व्यवहार के अपराध का विचारण कहाँ होगा? इंदौर में, भोपाल में, मुंबई में, ऊपर बड़े सभी स्थानों में से कहीं पर भी। बताइए। 6 मधुबन सृजा 2007। यस 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 यस, 6 का डी कहा। भूमिका ने वेरी फास्ट, रोशन, बेपरिहार, अर्चित, अमन, ईश्वर, कुलदीप, आशीष, सब ने कहा डी। वो बिल्कुल सही है। इंदौर, भोपाल, मुंबई सब जगह कहीं पे भी हो सकता है। यस सारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रेन से दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रहा था। रात्रि में उसका सूटकेस चोरी हो गया। ये बात उसे मुंबई पहुंचकर पता चली। बी चोरी के लिए किए गए सूटकेस के साथ जयपुर में पकड़ा गया। चोरी के अपराध के लिए बी को विचारित किया सकता है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, किसी भी स्थान पर। बताइए। 7 सेम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान जेएलओ 2014। सेवन का डी आंसर दिया है सबने। एवरीबडी इज करेक्ट। उपरोक्त में से कोई भी स्थान, बिल्कुल सही कहा आपने। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीसी की धारा 183 खुले समुद्री यात्रा पर लागू होती है। खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है। भारत तथा खुले समुद्र दोनों यात्राओं पर लागू होती है। असंवैधानिक घोषित की गई है। बताइए। 8 यूपी सिविल जज 2013। सेक्शन 183। ओके। 83 का बी, खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है। सेक्शन 183 यात्रा के लिए किए गए अपराध के विचारण हेतु न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित करती है। यह खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है। रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2012 एक विषय पर उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खुले समुद्रों पर अपराध के संबंध में मैरीटाइम जोन एक्ट या कोई अन्य तत्समय विधि लागू होती है। 8 का बी है। मैरीटाइम या अन्य जोन एक्ट की विधि लागू होगी ना, इसलिए 8 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोपाल से जबलपुर जा रहा था। इटारसी स्टेशन पर ए ने बी को, जो जबलपुर का रहने वाला था, गंभीर चोट कारित कर दी। इस अपराध का परीक्षण निम्न में से किस न्यायालय में होगा? भोपाल में, जहां से ए ने यात्रा प्रारंभ की। जबलपुर में, जहां का बी रहने वाला है। इटारसी में, जहां ए ने बी को गंभीर चोट पहुंचाई, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तय करता है। बताइए। 9 का झारखंड सिविल जज 2008। 9 का डी है। डी, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तय करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंडनीय है। नहीं, ये अलग है। यस, बिल्कुल सही आपने कहा। यस, सी इज करेक्ट आंसर ना, वो गलत हो गया था ना। सी, 9 का सी है। इटारसी में, जहां ए ने बी को गंभीर चोट पहुंचाई, बिल्कुल सही। इटारसी में, जहां ए ने बी को गंभीर चोट पहुंचाई, सी इज करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा, सी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रामस्वरूप चौहान डी कह रहे हैं। डी नहीं है बेटा, सी है। 9 का सी इज करेक्ट आंसर। ये सही नहीं था इसमें ना। 9 का सी। यस, 9 का सी। सेक्शन 183 के अनुसार जब कोई अपराध यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया जाता है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता से ऐसा व्यक्ति वस्तु द्वारा यात्रा या जल यात्रा की गई है। अतः ए तथा बी को पहुंचाई गई गंभीर चोट का परीक्षण इटारसी के न्यायालय में किया जाएगा। बिल्कुल सही। 9 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूट कारित करता है, उसकी जांच तथा विचारण किया सकता है केवल हरिद्वार में, केवल वाराणसी में, केवल अपराध कारित करने के स्थान में, किसी भी न्यायालय में जहां से ले होकर रेलगाड़ी गुजरती है। वाह, 10 का डी बहुत फास्ट आंसर दिया, गुड कुलदीप अर्चित ने, एग्जैक्टली डी इज करेक्ट आंसर। किसी भी न्यायालय में जहां से होकर रेलगाड़ी गुजरती है वो सब स्थान ऐसे हैं जहां पे वो विचारण हो सकता है। यस, 10 का डी इज करेक्ट आंसर। यस यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सीआरपीसी 1973 की धारा 192 क्लॉज 2 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को निम्न में से कौन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है? उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह कुलदीप, वेरी गुड। यूपी सिविल जज 2016 में क्वेश्चन आया था। डी आपने क्या आंसर दिया? 11 का सी बिल्कुल सही, सीजेएम। हाँ बेटा सब चलाएंगे अर्चित, सब क्रम से चल रहा है, एक के बाद एक चलता रहेगा ना, तुम चिंता मत करो, सब चलेगा, जो रह गया है वो चलेगा। सी, 11 का सी, और जो चल गए हैं वो देख लेना तुम, है ना, सब डाल रखे हैं। आईपीसी हो गई है, सीपीसी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और एविडेंस हो गया है, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया है, उनको तुम देख सकते हो, देख लेना, है ना। बाकी ये जो चल रही है वो चलने दो, और जो चलाएंगे वो चलती रहेगी इसके बाद, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन खत्म कर देंगे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके। 11 का सी हो गया है। 12, सेक्शन 119 सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत कौन संज्ञान ले सकता है? सेशन न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12, एमपी एडीपी 2013 फिर 2015 में, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन 190 सीआरपीसी 1973 के अंदर कौन संज्ञान ले सकता है? 12 का सी कहा है, किस किसने? ओके, 12 का सी कहा कुलदीप ने, अर्चित ने। ओके, और सी इज करेक्ट आंसर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशरी मजिस्ट्रेट है जो, वो क्या करेगा, कौन संज्ञान ले सकता है? उन्हें ये ले सकता है, बिल्कुल सही। सेक्शन 190 के अनुसार किसी भी अपराध का संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या सशक्त किए गए द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, सीआरपीसी की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान करती है उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, सीआरपीसी की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वयं अपनी जानकारी से उपरोक्त सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2015, राजस्थान जेएलओ 2014, बिहार पीसीए जूनियर प्रीलिम 2009 किस माध्यम से संज्ञान लेगा? सेक्शन 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रावधान करती है। कुलदीप, रोशन, पी परिहार, ईश्वर, रोमिका, अमन और सुरेंद्र सबने सब सही कहा है। सभी मामले सभी तरह से ले सकता है, स्वयं अपनी जानकारी से, 173 के माध्यम से, पुलिस रिपोर्ट पे, और कंप्लेंट के माध्यम से भी। यस, डी इज करेक्ट आंसर। साना ने कहा 13 का ए, 13 का डी है, साना डी 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 देख लेना, सभी कंडीशन में वो संज्ञान ले सकता है, इस तरह से प्रावधान किया गया है। 14, यदि मध्य प्रदेश की 2 निचली अदालतों ने एक ही अपराध का संज्ञान कर लिया है और यह प्रश्न है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, यह प्रश्न निर्णित किया जाएगा उस न्यायालय द्वारा जिसकी दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई है, सत्र न्यायालय द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बताइए कौन करेगा निर्धारित? मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009। ओके, 14 का आंसर दिया है कुलदीप ने, सी। ओके, और उनका कह रही 14 का ए, ईश्वर ने कहा 14 का सी, सी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रावधान को एक मिनट बताता हूं मैं। सेक्शन 1973 की धारा 186 के अनुसार जहां 2 या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और वह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वह प्रश्न नंबर 1, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, बी, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले की प्रारंभ की गई है, निश्चित किया जाएगा और तब
उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाई बंद कर दी जाएंगी। का सी है ना, 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, यस। एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस उपबंध के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है? सेक्शन 188, 182, 183, 186। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरांचल सिविल 2005 और यूपी एपीओ 2007। फिफ्टीन का आंसर आ गया है क्या? हाँ, 15 का आंसर बी लिखा है अर्चित में। बी नहीं है सर, अर्चित बी नहीं है। रोमिका, अमन इज करेक्ट, ईश्वर इज करेक्ट। सेक्शन 188 ए, 15 का ए आंसर सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1970 की धारा 188 क्लॉज बी के अनुसार अंतर्गत एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है, जबकि धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध संबंधित है और सेक्शन 183 यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध के संबंध में कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है और सेक्शन 186 संदेह की दशा में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को विचारणा या जांच या जिला निश्चित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 15 का ए इज करेक्ट आंसर। रीड विथ सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ए जो भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाए जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहां विचारित किया जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इंदौर में जहां वह पाया गया है, भारत में किसी भी स्थान में। बताओ जल्दी से। 16 का आंसर मध्य प्रदेश एपीओ 2008। सिक्सटीन का सी कहा है किसने? अर्चित कुलदीप, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। इंदौर में जहां वह पाया गया है। ये जो भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाया जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। एक हत्या के लिए वहां विचारित किया जाएगा जहां वह पाया गया है। यस, 15 का ए है, साना डी नहीं है। यस, 15 का ए है और ये रामस्वरूप जी चौहान, या फिर क्वेश्चन का नंबर डालो बेटा, है ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, 16 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जहां दो या अधिक न्यायालयों के मध्य चित्राधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधीनस्था के अंतर्गत हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय निश्चित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें अधिक न्यायाधीश हैं, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें कम न्यायाधीश हैं, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्रवाई प्रथम प्रारंभ हुई थी। बताओ जल्दी से। सबको अभी अपन का पता है, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बताया था और वैसे भी आपको पता होगा। 17 का आंसर यस, 17 का डी इज करेक्ट आंसर। अर्चित इज करेक्ट। 17 का डी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश एपीओ 2005-2007 और किसने दिया 17 का डी? कुलदीप ने दिया है, अर्चित ने दिया है और नॉलेज प्लेनेट ने भी दिया है भाई। 17 का डी है, डी। प्रोमिका, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्रवाइयां पहले प्रारंभ हुई हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं। सॉरी, साना ने भी कहा 17 का डी, बिल्कुल सही साना। 18, where two courts subordinate the same high court have been taken cognizance of the same offence and the question arises as to which of them shall try that offence. A, the question shall be decided by any one of these courts. B, the question cannot be decided by any court. C, the question shall be decided by the concerned high court. Or D, the question can be left to the parties. बताइए। 18 अभी अपन ने देख लिया, कई बार देख लिया है, बस इंग्लिश में लिखा है बस। बिहार सिविल जज 1999। कौन डिसाइड करेगा? 18 का सी आंसर भी दे दिया भाई, बहुत बढ़िया। अमन, अर्चित, कुलदीप और अमिका, एवरीबॉडी इज करेक्ट। द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट। यस, तो संबंधित हाई कोर्ट है तो वो उसको डिसाइड करेगा। यस, 18 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा छोटा ज्यादा हो गया है नहीं, पर मैं पढ़ देता हूं। आपको नहीं दिख रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर बड़ा करके देख लेना है ना। मैं पढ़ देता हूं। सीआरपीसी के अंतर्गत जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उससे
किसे उस अपराध का विचार करना चाहिए, वहां वह प्रश्न उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा। यदि वह न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो वह उच्च न्यायालय निर्णित करेगा। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रावधान में की गई निर्णित करेगा। अब आपको बताना है कौन कौन से सही है। सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, केवल 1, 2, 3 सभी सही है और डी 1 एवं 3 सही है। बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा दिख रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको देख के कर सकते हो। मैंने पढ़ दिया है वैसे भी। ओके, 19 का बी आंसर किस किसने दिया है? अर्चित, रोमिका और कुलदीप और रामस्वरूप। यस, बी इज करेक्ट आंसर। 2 एवं 3 सही है। 2 मतलब ये और 3 मतलब ये। यदि वे न्यायालय एक ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो वह उच्च न्यायालय निर्णित करेगा। ओके। और यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई है निर्णित करेगा। इसलिए 2 एवं 3 बिल्कुल सही है। आपने कहा बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर है ना। मंदाकिनी मिश्रा जी, 19 का सी नहीं है, बी है बेटा। तीनों सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 20, यदि कहा जाता है कि कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, तब निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा? यह कहना गलत है। केवल ऐसे न्यायालय जिनमें सहायक सत्र न्यायाधीश पीठासीन होते हैं के बारे में सत्य होगा, बिना किसी अपवाद के सत्य है। विधि द्वारा संबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह सही है। बताइए आंसर। 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। मध्य प्रदेश ईपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीआरपीसी 1973 की धारा 193 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई सत्र न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। यार 20 का डी किस किसने दिया है? ओके, लगभग सबने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्लास का टाइम क्या है बेटा? 9 बजे से शुरू हो जाती है, 9 से 10:30 बजे खत्म हो जाती है। 10:30 शार्प और 9 बजे कोशिश की जाती है स्टार्ट करने की, ना 9 to 10:30। क्वेश्चन नंबर 20 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, साधारण चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में सेशन जज ने एक अभियुक्त को केवल 1 मास के साधारण कारावास से दंडित किया है। जज ने अपनी शक्तियों की सीमा में कार्य किया है, ने अवधिक कार्य किया है, मुकदमे का निरीक्षण नहीं कर सकता था। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ। 21, झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012। साधारण चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में सेशन जज ने एक अभियुक्त को केवल 1 मास के साधारण कारावास से दंडित किया है। जज क्या करेगा? झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 21 का सी है। सी किसने कहा? अमन ने कहा है, बिल्कुल सही। आज से स्टार्ट की है। हाँ बेटा मंदाकिनी, आपने आज से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक जो निकल गए हैं वो आप देख सकते हो, सारे उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं इनके सेशन के, है ना। बता देना रोमिका इनको कौन कौन सब्जेक्ट हो गए हैं। 21 का सी इज करेक्ट आंसर। साधारण चोट पहुंचाने का मामला एक ऐसा अपराध है जिसका विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाना चाहिए, अतः सेशन जज मुकदमों का परीक्षण नहीं कर सकता था। सीआरपीसी की धारा सेक्शन 193 में भी यह बंद किया गया है। सत्र न्यायालय केवल उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेगा तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द किया गया है, अन्यथा नहीं। किंतु संहिता की धारा 462 के अनुसार प्रभाव में गलत स्थान में की गई कार्रवाई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश तभी अपास्त की जा सकती है जब इससे कि वास्तव में न्याय नहीं हो पाया हो। ठीक है, ठीक है। 21 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मुकदमे का परीक्षण नहीं कर सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है? उपार्पण के बिना संज्ञान ले सकता है, उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है, जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है, पुलिस अधीक्षक द्वारा पेश चालान पर ही संज्ञान ले सकता है। क्या सही होगा? बताइए जल्दी से। 22, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 और मध्य प्रदेश सिविल जज 1999।
22 का बी इज करेक्ट आंसर। किसने कहा? यस, आईपीसी हो गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया है, सीपीसी हो गया है, एविडेंस हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है? तो उन्होंने कहा उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता। बी इज करेक्ट आंसर। ये छत्तीसगढ़ सिविल 2004 में आया था, मध्य प्रदेश सिविल 1999 में आया था। सत्र न्यायालय कोड ऑफ सेशन दंड प्रक्रिया संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अविभक्त रूप से उपबंध के सिवाय प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं कर दिया जाता, मतलब उपार्पण नहीं कर दिया जाता है। सेक्शन 193 सपड़ित धारा 209। सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 क्लॉज 3 के अंतर्गत न्यायालय शब्दावली में सम्मिलित है। केवल सिविल न्यायालय, केवल आपराधिक न्यायालय, केवल राजस्व न्यायालय, सभी सिविल आपराधिक व राजस्व न्यायालय। बताइए 23। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2016, राजस्थान जेएलओ 2014। सीआरपीसी 1973 की धारा 195 क्लॉज 3 के अंतर्गत न्यायालय शब्दावली में सम्मिलित है। न्यायालय शब्दावली में सम्मिलित है सभी सिविल आपराधिक व राजस्व न्यायालय। बिल्कुल सही, डी आंसर किसने दिया भाई? 23 का डी। हाँ, ईश्वर रोशन रामस्वरूप ने दिया है, रोमका ने और मंदा ने। यस, सभी सिविल आपराधिक व राजस्व न्यायालय शब्दावली के अंतर सम्मिलित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। यदि परिवादी मामले की सुनवाई के दिन अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट स्ववेग से कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता? जब आरोप विरचित किया जा चुका हो, जब अपराध संज्ञेय हो, जब अपराध असंज्ञेय हो, जब कार्रवाई परिवाद पर संरचित की गई हो। बताइए जल्दी से आंसर 24 का। ट्वेंटी फोर का ए इज करेक्ट आंसर। 24 का ए इज करेक्ट। जब आरोप विरचित किया जा चुका हो। यस, 24 का ए इज करेक्ट आंसर। यदि कार्रवाई मामले की सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट स्ववेग से कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, किंतु आरोप विरचन के पश्चात उन्मोचन नहीं होगा। और साना ने 23 का डी कहा था। डी साना सही है। 23 का डी इज करेक्ट आंसर। लाओ क्वेश्चन नंबर 25। सीआरपीसी की कौन सी धारा अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान से संबंधित है? कौन सी धारा अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान से संबंधित है? 190, 193, 192, 199। बताइए 25। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान एपीओ 2015। ट्वेंटी फाइव का क्या आंसर दिया आपने? सी। आरचित ने कहा 25 का सी। यस, सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 193 सपड़ित धारा सेक्शन 209। 25 का डी नहीं है, पर 25 का सी अच्छी है ना। यस, 25 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है, ठीक है। बिना नए तथ्यों और अच्छे साक्ष्य के नई कार्रवाइयों में प्रतीक्षा नहीं है। औपचारिक आरोप पत्र की रचना के बाद होता है। अभियुक्त की निर्दोषता स्थापित करता है। बताओ 26। उन्मोचन का आदेश। उन्मोचन का आदेश यूपीएपीओ 2007। उन्मोचन का आदेश क्या करता है? अभियुक्त की निर्दोषता स्थापित करता है। औपचारिक आरोप पत्र की रचना के बाद होता है। बिना नए तथ्यों और अच्छे साक्ष्य के नई कार्रवाई में प्रतीक्षा नहीं है। निर्णय नहीं है, ठीक है, निर्णय नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन 26 का डी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया भाई? ओके,
यस, अभियुक्त की निर्दोषता स्थापित करता है, वो निर्दोष है ऐसा मान के उसको उन्मोचित कर दिया जाता है या उसका कोई दखल नहीं है अपराध में। क्वेश्चन नंबर 28-7 अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी धारा 197 सीआरपीसी के अधीन संरक्षण प्राप्त है। सभी लोक सेवकों को केवल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को, संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य तथा राज्य सरकार के तथा यथावरिष्ठ बल के सदस्य को जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह भी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था अथवा ऐसा करना तात्पर्य था। ऊपर उल्लिखित ए बी सी सभी व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 27 एमपीएपीओ 1993। ओके, 27 का आंसर आ गया है। 27 का बी कह रही है अर्चित ने, 27 का डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। ऊपर उल्लिखित ए बी सी सभी व्यक्तियों को धारा 197 निर्भया संहिता के अधीन संरक्षण प्राप्त है। सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी 1973 के अनुसार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लोक सेवक या संघ के या राज्य सशस्त्र बल के सदस्यों का अभियोजन संबंधित सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जा सकता है। 27 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन गवर्नमेंट सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में संस्वीकृति देने को कहा है? 2 मंथ, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ। बताइए जल्दी से आंसर। यूपीएपीओ प्रीलिम 2011 कितने समय में? ट्वेंटी 28 का ए नहीं है। फोर मंथ 28 का सी इज करेक्ट आंसर। 4 मंथ। अर्चित 6 मंथ नहीं 4 मंथ है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं अन्य 2012 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन लोक सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम 4 मास की अवधि किस में संस्वीकृति देने को कहा है? 4 मंथ। यस है ना। साना ने भी कहा 28 का सी। हाँ, डी का है। डी नहीं है साना, सी है। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, रोशन ने कहा 28 का सी। सर 3 मंथ है। ईश्वर वैस कह रहे हैं 3 मंथ है। 4 मंथ लिखा है यार इसमें, तो इसमें 4 मंथ लिखा हुआ है। 4 मंथ। इस जो केस है ना जो डिसाइड हुआ था उसमें 4 मंथ का लिखा हुआ है। और तुम सर्च करना है ना, हम भी सर्च कर लेंगे फिर। चलो नेक्स्ट। जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक ना तो विचारण करेगा, ना ही विचारणार्थ सुपुर्द करेगा और ना ही कोई अपील ऐसे मामले में सुनेगा जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुज्ञा ना ली गई हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुज्ञा ना ली गई हो, उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा ना ली गई हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। देखेंगे ईश्वर बैस को देखेंगे ना, वहां रुको मत, आगे बढ़ जाओ। अब हम देखेंगे उसको, दोनों चेक करेंगे। आप भी चेक करना, मैं भी करूंगा। 29 का सी यूपीएपीओ 2005-2007 इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा ना ली गई हो। यस। जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है तो वह मामले का ना तो विचारण करेगा और ना ही विचारणार्थ सुपुर्द करेगा और ना ही कोई अपील सुनेगा जब तक कि उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा ना ली गई हो। यस, 29 का सी राइट। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है? न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है। 195, 197, 196, 198 जिसमें यस ईश्वर। हाँ 30 उत्तरांचल सब 2002, 2005, 2008 बिहार पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2008, 2009 यूपीएपीओ सप्लीमेंट 2007। कौन सा सेक्शन है? यस 30 का सी कहा रोशन ने, ईश्वर ने और सुनंदा ने। 30 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी 1973 न्यायाधीशों व लोक सेवकों के अभियोजन संबंधित है।
और सेक्शन 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्रतिकार के अपमान के लिए अभियोजन से है। सेक्शन 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन से है तथा सेक्शन 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित है। आप जो नए हैं और जो पुराने हैं, बार बार मैं इस सब एक ही बात कहता हूं, जो हम एक्ट पढ़ते हैं तो उनके सेक्शन के हेड हमको याद कर लेने चाहिए। यदि हम सेक्शन के हेड याद कर लेंगे तो लगभग 70 से 80% काम हो जाता है, क्योंकि हमको जैसे हम सेक्शन दिमाग में आता है तो हमको हेड याद आता है, हेड आता है तो हमको आधे से ज्यादा काम हो गया है ना। ये कोशिश करो जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं वो कम से कम हेड तो याद कर ही लें, और ये आपके ओरल इंटरव्यू के समय भी बहुत काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सीआरपीसी की धारा 197 लिखित में से किसी अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है? निजी व्यक्तियों को, लोक उपक्रम के कर्मचारियों को, न्यायाधीश को, उपरोक्त में से कोई को भी नहीं। बताइए 31। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012 किसको? हाँ ओके भूमिका, वेलकम बेटा। थर्टी वन का सी, न्यायाधीश को। यस, सबने आंसर दिया 31 का सी। अरे 31 का ए कौन आंसर दे रहा था भाई? 31 का ए निजी व्यक्तियों को। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तुम 31 का ए कह रहे हो भाई कुलदीप रोशन? 31 का ए कहां से कह रहे हो यार तुम कहां से कह रहे हो? बी, सी है, सी लोग न्यायाधीश को, है ना। अभी अपने देखा था ना मजिस्ट्रेट व्यक्ति रूप से ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपनी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक निम्नलिखित में से किसकी सहमति नहीं ली जाती है? सुरक्षा मंत्री की, वित्त मंत्री की, संबंधित राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। बताइए किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? 32, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012 किसको सशस्त्र बल की बात हो रही है? संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित में किसकी सहमति नहीं ली जा सकती है? तो 32 का डी आंसर दिया है कुलदीप, अर्चित, रोमिका, यस और ईश्वर, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी उनको गिरफ्तार करना है तो। रामजो 32 का सी नहीं है, राज्य सरकार ने, संघ की बात हो रही, संघ के सशस्त्र बल है वो, इसे 32 का डी है। 33, if a complaint in writing is made to magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall dismiss the complaint. He shall punish the complaint. एक्चुअल में मेरे को एलर्जी है ना, उससे मैं परेशान रहता हूँ, छींक आ जाती है अचानक। इफ अ कंप्लेंट इज इन राइटिंग इज मेड टू मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ही शैल dismiss the complaint, he shall punish the complaint, he shall decide the complaint, he shall return it for presentation to proper court with a endorsement to the effect. बताइए इस आंसर 33 का। बिहार सिविल जज 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपने आंसर दे भी दिया हुआ है ना। 33 का डी बिल्कुल सही कहा है, सबने कहा है यस, ही शैल रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट। यस, उनको भेज देगा और उनसे कहेगा प्रॉपर में जाए। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्य न्यायालय को मामला सुपुर्द हुए बिना संज्ञान लेने की आरंभिक क्षेत्राधिकार करता है? 199 क्लॉज 2, 201, 190, 193। To the right answer, time starts now 34. मध्य प्रदेश हाई जस्टिस फिल्म 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, लास्ट क्वेश्चन है अपनी सिस्टम का, है ना। अपन इसके बाद कल मिलेंगे ना 34-5 से। इसका आंसर फटाफट दे दो 34 का।
34 का ए आंसर दे दिया है सबने। कुलदीप, रोमिका, ईश्वर। यस, 34 का ए है अमन, 34 का ए है, नॉट डी। सेक्शन 199 क्लॉज 2। सीआरपीसी की धारा 199 क्लॉज 2 विशिष्ट व्यक्तियों के अभियोजन से संबंधित है। इसके अनुसार कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में अवगत है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी अन्य किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सत्र न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर भी कर सकता है। इस प्रकार धारा 199 क्लॉज 2 के अंतर्गत संस्थित मामले में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट विचारण प्रक्रिया होती है। यस, तो अपन मिलते हैं कल। टेक रेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल। अर्चित करें हाई। हाँ ठीक है। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल। थैंक्स मिलियन सर। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत बेटा।